क्या एक जज को इंसाफ नहीं मिला या जज साहब के साथ इंसाफ हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में पिछले 1 साल से बहुत चीजें मीडिया में आती गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक पिटीशन को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। कुछ जले हुए नोट, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ इंटरनल कमेटी, ऐसी बहुत सारी चीजें पिछले 1-1.5 साल से उनके बारे में चलती हैं। मीडिया के अंदर उनके ऊपर सवाल उठाए जाने, उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। आइए सबसे पहले एक बार मेमोरी रिफ्रेश करते हैं कि आखिर 2025 में ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसी क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए, यानी हाई कोर्ट के जज की पोजीशन से हटाने के लिए लोकसभा को कदम उठाने पड़े। और फिर ये देखते हैं कि इन कदम को रोकने के लिए जस्टिस वर्मा साहब ने किस किस्म की पिटीशंस फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह समझने के लिए एक टाइमलाइन समझिए। टाइमलाइन यह है कि 14 मार्च 2025 को यह रिपोर्ट होता है जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल रेजिडेंस से कि वहां पे आग लग गई है। आग लगाने पहुंचे दमकल अधिकारियों को अलेजिडली कुछ नोटों के बंडल आग में जलते हुए नजर आते हैं। इसकी वीडियोस मीडिया में लीक होनी शुरू होती है। तो इससे आश्चर्य होने लगता है लोगों को कि भाई साहब, एक जज है, जो जज कि अगर सैलरी पे रहेंगे तो क्या वो नोटों के बंडल अपने घर, अपने प्रेमाइसेस के अंदर रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, ये सवाल उठता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव खन्ना, उस वक्त के चीफ जस्टिस, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं। इस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी को बनाने का पर्पस यह कहा गया था कि पहले हम अपने लेवल पे देखना चाहते हैं कि कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ जो ये आरोप लग रहे हैं कि उनके पास किसी प्रकार के अनअकाउंटेड फॉर कैश अपने घर पे पड़ा हुआ है, जिसका किसी करप्शन या किसी मिस बिहेवियर के साथ लिंक हो सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी करती है। इस कमेटी में यह पता लगता है, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस, कि यशवंत वर्मा जी के खिलाफ जो आरोप है उसमें कुछ ना कुछ सत्य है। ऑल्दो क्योंकि ये इंटरनल कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है। पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी को यह कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, बेहतर आपके लिए यही रहेगा। अब ये सबसे पहली बात तो इसी इन हाउस प्रोसीजर और इन हाउस इंक्वायरी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं कि यदि कोई जज करप्ट है या उनके ऊपर आरोप लगता है, अलेजिडली वो करप्ट है, तो क्या एक इन हाउस इंक्वायरी के थ्रू, एक सिंपल रेजिग्नेशन के थ्रू आप उनको अपनी इस करप्शन के एलिगेशन से बचा सकते हैं? तो सवाल उठने शुरू होते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा दूसरी ओर अलेजिडली ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, करप्शन नहीं किया है, और इसी वजह से आपने जो इंक्वायरी की है वो झूठी है, वो प्रोसीजरली सही नहीं है। वो इस इंक्वायरी के अगेंस्ट भी कोर्ट में चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई साहब, ये इंक्वायरी कमेटी ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। खैर, कोर्ट उनकी इस पिटीशन को भी रिजेक्ट करता है। उसके बाद कोर्ट की रिजेक्शन के बाद मामला लोकसभा तक पहुंचता है। इनफैक्ट ऐसा कई न्यूज रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, संजीव खन्ना जी, वो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी को हटा दिया जाए उनकी पोजीशन से, यानी कि उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आया जाए। इंपीचमेंट यानी कि उनके रिमूव करने की प्रोसेस को पार्लियामेंट के थ्रू क्लियर करवाया जाए। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। मीनवाइल जस्टिस यशवंत वर्मा जी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाता है। हंगामा भी बचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां के जजेस कहते हैं कि हमें ये जज, या एडवोकेट्स कहते हैं कि हमें जज यहां नहीं चाहिए। सो लॉट ऑफ ड्रामा वाज आल्सो क्रिएटेड। एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जुलाई 21, 2025 को यह मामला पार्लियामेंट में पहुंचता है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है, दो हाउसेस हैं। Interestingly, it was around this time, or actually exactly on this particular day, that the Vice President of India, who's also the Chairman of Rajya Sabha, which is Shri Jagdeep Dhankar जी, वो भी इसी दिन शाम को रिजाइन करते हैं। खैर, ऐसा कहा जाता है कि उनके रेजिग्नेशन का कारण यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं जो रिमूवल मोशन आ रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ,
राज्यसभा के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी लेके आ रहे हैं उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा उनके शब्द इंडिकेट करते हैं। अब होता यह है कि दोनों हाउसेस के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर उनके इंपीचमेंट का मोशन इंट्रोड्यूस होता है। अगर आप संविधान देखें तो संविधान का आर्टिकल 124 है और आर्टिकल 124 में यह बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज के लिए दूसरा आर्टिकल है 214 और इसके लिए 124 नाउ हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, प्रोसीजर सेम है। इसके लिए आपको या तो राज्यसभा या लोकसभा के अंदर एक मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 50 मेंबर का सिग्नेचर और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 100 मेंबर का उस पर सिग्नेचर चाहिए। अब इस प्रोसीजर के बारे में हमारा संविधान नहीं बताता है। संविधान सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपने किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, सो ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टू थिंग्स, प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इसकी परिभाषा कहीं पे लिखी नहीं गई है, ठीक है। तो अगर प्रोवन मिसबिहेवियर की बात करें तो करप्ट एक्टिविटीज, रिश्वत लेना, ये एक प्रोवन मिसबिहेवियर में आ सकता है। खैर, राज्यसभा या लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस करेंगे मोशन विद 50 मेंबर्स एंड 100 मेंबर्स। ये संविधान में नहीं लिखा, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है जो 1968 में पार्लियामेंट ने पास किया था। अब इस जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत यह कहा गया है और जिस पर्टिकुलर इशू को लेकर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर दोनों हाउसेज में एक ही दिन सेम डे पे मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है तब जज को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर यह लिखा गया है कि अगर एक ही दिन सेम डे मोशन इंट्रोड्यूस होता है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, तो जो कमिटी बनाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द जज, वो कमिटी बननी चाहिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा की आपसी सहमति से, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि जो राज्यसभा में मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 21 जुलाई वाले दिन, लोकसभा में भी मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 21 जुलाई वाले दिन। इंटरेस्टिंगली 21 जुलाई के दिन ही शाम को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो इसका मतलब जो उस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन थे वो अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि डिप्टी चेयरमैन अब उनकी कुर्सी पे बैठ के फैसला ले सकते हैं और ऐसा ही होता है। डिप्टी चेयरमैन रिजेक्ट कर देते हैं इस इंपीचमेंट मोशन को राज्यसभा में। इसका कारण यह माना जाता है कि सरकार का यह मत है कि हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मोशन, तो लोकसभा के अंदर स्पीकर से एक्सेप्ट करवा के लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम लोकसभा रादर देन राज्यसभा। तो ऐसा होता है कि 11 अगस्त को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन इस इंपीचमेंट मोशन को रिजेक्ट कर देते हैं जो 21 जुलाई को आया था। अगले ही दिन लोकसभा के स्पीकर ये कहते हैं कि मैंने तो एडमिट कर लिया है इस मोशन को, जो आपने मुझे इंपीचमेंट या रिमूवल का मोशन दिया है मैं उसे एडमिट करता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं, है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद वो कहते हैं कि मैं 3 मेंबर की कमिटी भी बना रहा हूं, 3 मेंबर कमिटी भी बना रहा हूं। 3 मेंबर कमिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज मेंशन्ड इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, वहां पे लिखा है। तो ये क्या करते हैं स्पीकर साहब, 3 मेंबर की कमिटी बनाते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस को उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी इस कमेटी के अंदर रखते हैं, 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। अब 3 मेंबर की इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाता है जिसका काम है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करे। 8 जनवरी को इन आरोपों के खिलाफ या इन आरोप से रिलेटेड जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी को, इस 3 मेंबर की कमेटी को अपना सफाई देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है जहां से कैश मिला है ये तो मेरे घर का है ही नहीं। यहां पे पुलिस कर्मियों ने या दमकल अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड वालों ने सिक्योरिटी नहीं रखी सही से और यहां से कैश, यहां पे बहुत सारे लोगों का एक्सेस था जो कैश रख सकते थे, तो इसलिए ये कैश शुड नॉट बी रिलेटेड टू मी। ना मैं यहां था उस वक्त मौजूद और ना ये कैश मेरा है, ऐसा उनका कहना है अलेजेडली। अब मीनवाइल उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ना कोर्ट
कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस 3 मेंबर कमिटी। उन्होंने कहा ये 3 मेंबर की जो इंक्वायरी कमिटी बनी है ना, ये बननी ही नहीं चाहिए थी। उनका रीजनिंग क्या है? उनका रीजनिंग है कि क्योंकि सेम डे पे दोनों हाउसेज में मोशन इंट्रोड्यूस हो चुका था, बिकॉज सेम डे in both houses motion had been introduced, the committee should have been made both jointly by Lok Sabha and Rajya Sabha। तो इसका मतलब वो प्रोसीजरल सवाल उठा के इस प्रोसेस को रुकवाना चाहते थे, प्रोसीजरल सवाल उठा के इस प्रोसेस को रुकवाना चाहते थे। जस्टिस वर्मा ने कहा कि इसीलिए अगर आप सेक्शन 3 देखोगे जजेस इंक्वायरी एक्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसमें जॉइंट कंसल्टेशन होनी चाहिए थी कमिटी बनने से पहले, लेकिन यहां पे ऐसा हुआ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्टिस वर्मा ये भी कहते हैं कि जब डेप्यूटी चेयरमैन, जो डेप्यूटी चेयरमैन है, वो चेयरमैन के बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकते इन दिस मैटर, क्योंकि जब मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था तब चेयरमैन कोई और थे। अब डेप्यूटी चेयरमैन उनकी जगह बैठ के फैसला नहीं ले सकते। ये मेरा कहना नहीं है, ये जस्टिस वर्मा जी का आर्गुमेंट था। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर सिनारियो है, इसमें राज्यसभा ने तो एडमिट ही नहीं किया था इस मोशन को, इसी वजह से द प्रोसीजर शुड बी कैंसल्ड, ये सारा प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाए। लोकसभा का ये कहना है, लोकसभा की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, जस्टिस वर्मा की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लोकसभा का ये कहना है कि राज्यसभा ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, एडमिट नहीं किया, और अगर एडमिट नहीं किया तो जॉइंट कमिटी क्यों बने? Why should joint committee be created when Rajya Sabha has not accepted or admitted the particular motion for removal? क्योंकि एडमिट नहीं हुआ इसीलिए जॉइंट कंसल्टेशन अप्लाई नहीं होता। जॉइंट कंसल्टेशन तब होगा जब हाउस में मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है और एडमिट भी हो गया है। लोकसभा स्पीकर इसी वजह से खुद से कमिटी बनाने के लिए सक्षम है, ऐसा लोकसभा का कहना है। अगर आप देखोगे कि जस्टिस वर्मा का यह आर्गुमेंट है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कॉम्पिटेंट नहीं है अपने इस मोशन को रिजेक्ट करने के लिए, और जजेस इंक्वायरी एक्ट में स्पेसिफिकली चेयरमैन का नाम लिखा है कि चेयरमैन ही राज्यसभा के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यह आर्गुमेंट तो काफी गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यह कहती है कि जब जो व्यक्ति जिस पोस्ट के ऊपर बैठा है, जब जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल जिस पोस्ट पे ऊपर बैठा है, उससे रिलेटेड सारी पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली डेप्यूटी चेयरमैन इज सपोज टू टेक द प्लेस ऑफ चेयरमैन इन हिज एब्सेंस, देन ही कैन टेक ऑल डिसीजंस दैट अ चेयरमैन कैन टेक। ये आर्गुमेंट तो कोर्ट ने सरासर रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आर्गुमेंट दैट टॉक्ड अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ द मोशन और द प्रोसीडिंग, दूसरा आर्गुमेंट क्या था कि जो प्रोसीजर है वो जॉइंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ किया जाना चाहिए था, कमेटी दोनों की कंसल्टेशन से बननी चाहिए थी, उसको भी कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। तो बेसिकली यहां पे दो जजेस का बेंच यहां पे मना कर देता है कि भाई साहब आप देखिए, ठीक है, आप देखिए, हम लोग तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि प्रोसीजरली जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर जो लिखा है ना, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर लिखा है ना, श्योरली उसका यह मतलब नहीं हो सकता कि अगर एक हाउस के अंदर मोशन एडमिट ना हो तो आप जज को रिमूव ही नहीं कर सकते, बिकॉज दीज जजेस गेव अ सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यह है कि आप एक जज है, आपको पता लगता है या आपके समर्थन कुछ हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या आपके सपोर्टर्स हैं, जिनको पता चलता है कि लोकसभा में आपको रिमूव करने का एक पिटीशन आने वाला है। आप क्या कर सकते हो? आप राज्यसभा के अंदर उसी दिन, उसी पर्टिकुलर डे पे एक मोशन इंट्रोड्यूस करवा सकते हो और रुकवा सकते हो प्रोसीडिंग को। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों हाउसेस एग्री नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रोसीजर स्टॉल हो जाएगा, है ना। सो ऑब्वियसली द कोर्ट थिंक्स एंड कोर्ट बिलीव्स दैट ऑब्वियसली जजेस इंक्वायरी एक्ट ये नहीं चाहता होगा कि अगर किसी एक जज के रिमूवल का मोशन
इंट्रोड्यूस होता है एक हाउस में, दूसरे जज के रिमूवल का मोशन इंट्रोड्यूस होता है दूसरे हाउस में, तो मात्र इंट्रोडक्शन की वजह से, सिर्फ इंट्रोडक्शन की वजह से वो रुक जाए, है ना। या राज्यसभा अगर रिजेक्ट कर दे, राज्यसभा अगर उसे रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या लोकसभा खुद से नहीं कमेटी बना सकती थी? बना सकती थी, बिल्कुल बना सकती थी, है ना। तो यह पूछा गया जस्टिस वर्मा से कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है ना, ये दिखाए तो सही कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है। मान लीजिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर मोशन को अप्रूव करने के लिए, तो आप ये बताइए तो सही कि यहां गलत क्या हो रहा है। लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी बना ली, है ना, बस ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि देखिए आप इस प्रोसीजर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली साउंड। उन्होंने कहा कि इट कुड बी अब्यूज्ड इफ वी स्टार्ट सेइंग, अगर हम ये कहने लगे कि डिफेक्टिव मोशंस या रिमूवल मोशंस को दोनों हाउसेज में इकट्ठा लेके आया जाए तो उससे प्रोसेस स्लो डाउन करवाया जा सकता है, डिले करवाया जा सकता है ना, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपके इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं, और अब रिजेक्शन के बाद कमिटी इज लीगली सैंक्शनड बिकॉज कमिटी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ वैलिड कमिटी। सो जो ये लोकसभा की 3 जजेस की कमिटी है अब इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, और अगर ये हाउस को ये रिकमेंड करती है, अगर ये हाउस को रिकमेंड करती है कि आप जज को रिमूव कर दीजिए, तो क्या जज रिमूव हो जाएंगे? नहीं, इतना सिंपल नहीं होता है जज को रिमूव करना। उसके बाद लोकसभा में वोटिंग होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और वोटिंग के बाद अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अगर इतने वोट इंपीचमेंट या रिमूवल के फेवर में नहीं आते हैं तो वो जज बच जाएंगे। कितने वोट हो गए? मान लीजिए 543 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इज 272, है ना। और जितने लोग आए हैं उसमें से 2/3 शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो कम से कम उस दिन 420 लोग अगर आएंगे, है ना, 2/3 कितना होगा? 2/3 होगा 140 ये और 280, तो कंडीशन 2 फुलफिल्ड, कंडीशन 1 फुलफिल्ड, 420 लोग को कम से कम आना पड़ेगा, और उनमें से 280 को वोट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ इंपीचमेंट, तब जाके लोकसभा में पास होगा। उसके बाद यही मोशन, रिमूवल मोशन, राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा में भी सेम कंडीशंस अप्लाई करके वोटिंग करवाई जाएगी, और अगर वहां पे वोटिंग में ये सेम कंडीशन अप्लाई हो जाती है तब जाके जज रिमूव होंगे। तो जज के रिमूवल का रास्ता जरूर क्लियर हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या सही प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं? क्या हमें जजेस को और ज्यादा अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, या क्या हम फर्स्ट इंपीचमेंट देखेंगे भारत के इतिहास में किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।